अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद खान और मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए। इससे पहले कि रिएक्शन स्टार्ट करें, बहुत शुक्रिया आप हमारे कमेंट्स देते हमारे हैं। चैनल को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यूँ ही आप हमें सपोर्ट करते रहें और हम आपके सामने वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहेंगे। तो चलें, चलते हैं वीडियो की की जानिब। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है द सैड स्टोरी ऑफ कोस्टा कॉन्कॉर्डिया, बिगर डिस्टर्ब देन टाइटैनिक। तो चलते हैं। 13 जनवरी रात के 9:45 एक क्रूज शिप शैलो वाटर्स में एक पत्थर से टकराती है। टकराते ही क्रूज के अंदर अफरा तफरी मचने लगती है। लोग लाइफ बोट्स उतारने लगते हैं और अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूदने लगते हैं। इस अफरा तफरी के आधे ही घंटे में आधी क्रूज पानी में डूब जाती है। मैं किस क्रूज की बात कर रहा हूं? टाइटैनिक? बिल्कुल नहीं। 1912 में टाइटैनिक के डूबने के ठीक 100 साल बाद 2012 में एक उतना ही बड़ा जहाज डूबा था जिसका नाम था कोस्टा कॉन्कॉर्डिया। टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराया था और कोस्टा कॉन्कॉर्डिया एक पत्थर से टकराया था। लेकिन इतने सालों बाद और इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने के बाद भी आखिर एक इतनी बड़ी क्रूज शिप के इस तरह डूबने के पीछे क्या कारण था? वेल फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आज के इस वीडियो में हम इसी चीज के पीछे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इस वीडियो का टाइटल है द स्टोरी ऑफ कोस्टा कॉन्कॉर्डिया। सो टू बिगिन विद, कोस्टा कॉन्कॉर्डिया आखिर थी क्या? कोस्टा कॉन्कॉर्डिया को बिल्ड किया था एक इटालियन शिप बिल्डिंग कंपनी फिनकैंटियरी ने, जिसे बनाने में उन्हें पूरे 2 साल लग गए थे। और अगर मैं इस क्रूज के फीचर्स और फैसिलिटीज और उसके अंदर क्या क्या चीजें थी इन सब की बात करूं, तो टाइटैनिक जो अपने समय की सबसे बड़ी शिप थी, कोस्टा कॉन्कॉर्डिया उससे भी काफी बड़ी शिप थी। अगर इस शिप को टाइटैनिक के डिमेंशन से कंपेयर किया जाए तो टाइटैनिक का लेंथ और ब्रेड्थ था 882 फीट 8 इंचेस और 92.5 फीट रिस्पेक्टिवली, और ग्रॉस टनेज सिर्फ 46,328 टन्स का था। बट वहीं पर अगर मैं कोस्टा कॉन्कॉर्डिया की बात करूं तो इसका लेंथ और ब्रेड्थ 951 फीट और 116 फीट रिस्पेक्टिवली था और ग्रॉस टनेज था 1,12,000 टन्स। टेक्निकल और इंजन कैपेसिटी की अगर बात करें तो कोस्टा कॉन्कॉर्डिया में 6 इंजन्स लगे हुए थे और टाइटैनिक में सिर्फ 2 ही इंजन्स थे। टाइटैनिक पुराने जमाने के शिप्स की तरह कोल पावर्ड थी और कोस्टा कॉन्कॉर्डिया डीजल पावर्ड, और दोनों की टॉप स्पीड 42.56 किलोमीटर पर आवर थी। अब अगर हम दोनों जहाजों के पीपल कंपेयरिंग कैपेसिटी की बात करें तो टाइटैनिक में मैक्सिमम 3,547 लोगों की सीट्स थी, यानी कि उन्हें एकोमोडेट किया जा सकता था, और वहीं पर कोस्टा कॉन्कॉर्डिया की मैक्सिमम पैसेंजर कैपेसिटी 4,890 लोगों की। टाइटैनिक में सिर्फ 840 रूम्स थे और वहीं पर कोस्टा कॉन्कॉर्डिया में 1,502 रूम्स थे। एंड नॉट जस्ट साइज, बट हम टाइटैनिक को फेयरली लग्जूरियस क्रूज मानते हैं, मगर कोस्टा कॉन्कॉर्डिया की लग्जरी टाइटैनिक से भी एक लेवल ऊपर की थी। जैसे 55 कैबिन्स डायरेक्टली एक्सेस कर सकते थे, 5 रेस्टोरेंट्स, 13 लॉन्जेस और बार्स, 40 सिनेमा, 5 जकूजीज और 4 स्विमिंग पूल्स थे, जिसमें से तो 2 में रिट्रैक्टेबल सनरूफ्स थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस समय का सबसे एक्यूरेट ग्रैंड प्रिक्स कार का सिमुलेटर भी यहाँ पे ऑन बोर्ड था। ये सब सुन के एक बात तो क्रिस्टल क्लियर थी कि कोस्टा कॉन्कॉर्डिया में अनबिलीवेबल लग्जरीज थी। मगर क्या लगता है आपको इन सभी लग्जरीज का कॉस्ट क्या हो? वेल, ये सवाल मैंने आपको इसीलिए पूछा क्योंकि कोस्टा कॉन्कॉर्डिया के प्राइसेस तो गूगल तक को नहीं पता है, मगर प्रेजेंट डे कोस्टा फ्लोरेंस, जो कि कॉन्कॉर्डिया की ही एक अपग्रेडेड क्लास में बिलोंग करता है और सेम रूट से भी ट्रैवल करता है, उसके टिकट्स के प्राइसेस है नंबर 1 इंटरनल टिकट्स, जो कि 1,165 यूरोस यानी कि 96,800 रुपीस है अप्रोक्सीमेट। एक्सटर्नल टिकट्स है 1,11,375 रुपीस पर पर्सन, और तीसरी वैरायटी जो कि बालकनी की है वो है 1,25,080 पर पर्सन। अब इतनी महंगी टिकट्स वही अफोर्ड कर पाएंगे जिनके पास सोना ही सोना हो या फिर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हो, और अगर आप पर्सनली नहीं हो तो आपके पास इन दोनों चीजों का हल निकालने के लिए बेस्ट ऐप है वाइजली ऐप। ये एक ऐसा फाइनेंस ऐप है जहां पर आप अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स को बिल्ड कर सकते हो विद रिवॉर्ड्स। इस ऐप के वाइजली वेडनेसडे कॉन्टेस्ट में यू कैन अर्न अप टू 25 लाख रुपीस बाय इंप्रूविंग योर फाइनेंशियल स्कोर्स। आपको कुछ नहीं, बस सिंपल टास्क को कंप्लीट करना होता है, जैसे कि बजटिंग, सेविंग फॉर योर गोल्स एंड पार्टिसिपेटिंग इन चैलेंजेस। जैसे जैसे आपके स्कोर्स बढ़ते जाएंगे वैसे आपको डेली स्क्रैच कार्ड्स और वीकली मेगा रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इस ऐप पर अपना सेविंग प्लान सेटअप करना सिर्फ 2 मिनट का काम है। फॉर एग्जांपल गोल्ड सेविंग प्लान, जहां पर आप सिर्फ 10 रुपए में शुरुआत कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज वाइजली रेफरल प्रोग्राम, क्योंकि जब भी आपका दोस्त आपके दिए हुए रेफरल कोड
से साइन अप करेगा तब दोनों को मिलेंगे 500 रुपए। तो रुके क्या हो, डोंट वेट एंड स्टार्ट यूजिंग वाइजली ऐप नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और अब वापस आते हैं कोस्टा कॉन्कॉर्डिया की सच्ची कहानी पर। तो ये तो बात हुई कि शिप कैसी दिखती थी और क्या क्या ऑफर करती थी और कितने में ऑफर करती थी उसकी बात, लेकिन ये शिप तो नेक्स्ट लेवल फेमस डूबने के बाद हुई। टाइटैनिक ने मिडिल ऑफ द ओशन एक आइसबर्ग को हिट किया था और इस शिप ने एक पत्थर को। और ये सुन के मे भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि समुद्र के बीचों बीच एक पत्थर आखिर कहां से आ जाएगा। वेल, सो ये शिप समुद्र के बीचों बीच नहीं थी, बल्कि ये कोस्ट के काफी करीब थी, शैलो वाटर्स में। 13 जनवरी 2012 की रात 9:45 पर रीफ के एक रॉक से इस शिप का कोलिजन हुआ। कोलिजन के बाद शिप का पोर्ट साइड, जो कि एक सेलिंग टर्म है लेफ्ट साइड के लिए, उसमें 53 मीटर लंबा छेद हो जाता है और बाहर का पानी अंदर भरने लगता है। इस वजह से शिप के अंदर की इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीटली बंद हो जाती है और नतीजन लाइट्स चले जाते हैं। रात 10:45 तक अथॉरिटीज को एक्सीडेंट के बारे में बताया भी नहीं जाता। यहां तक कि इवैक्यूएशन ऑर्डर्स भी बहुत ही लेट दिए जाते हैं। और टाइटैनिक तो ओशन में 3650 मीटर्स डीप डूबी हुई है, लेकिन कोस्टा कॉन्कॉर्डिया कोलिजन के करीब आधे घंटे बाद गिग्लियो पोर्टो के शैलो वाटर्स में राइट साइड से आधी डूबने लगी। लेकिन इतनी बड़ी शिप आखिर इतने शैलो वाटर्स में कैसे डूबने लगी? वेल, ऑफ कोर्स अपने कैप्टन की वजह से, कैप्टन फ्रैंक स्केटिनो, जिन्होंने ऑलरेडी ये रूट ट्रैवल किया था और इसीलिए कॉन्फिडेंस के चलते वो प्री डिटरमिन्ड रूट से हटके शिप को ऑफ कोर्स ले गए और कोस्ट के काफी ज्यादा करीब जाने की वजह से एक पत्थर से हिट कर दिए। एंड नाउ हियर कम्स अनदर क्वेश्चन, क्या उन्हें रेडार में ये ऑब्स्टिकल नहीं दिखाई दिया? वेल, कैप्टन ने नेविगेशन सिस्टम ही बंद कर दिया था, क्योंकि उन्होंने ये रूट इतनी बार ट्रैवल किया था कि उनका ये कहना था कि वो उसे सिर्फ अपनी आंखों की मदद से भी नेविगेट कर सकते थे। लेकिन उन्हीं के एक क्रू मेंबर ने बताया कि उस दिन उन्होंने अपने आंखों पर चश्मा भी नहीं डाला था। लास्टली, बाय ट्रेडिशन एंड बाय लॉ, शिप का कैप्टन हमेशा शिप से लास्ट निकलना चाहिए। मगर इस केस में क्या हुआ, जैसे ही शिप डूबने लगी, शिप का कैप्टन तो फर्स्ट फ्यू में से था जिसने शिप को सबसे पहले अबैंडन किया। अब कैप्टन के ना होने की वजह से क्रू को इवैक्यूएशन के ऑर्डर्स बहुत ही लेट मिले, बट क्रू के कुछ मेंबर्स ने ऑर्डर्स के आने से पहले ही लाइफ बोट्स प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। पैसेंजर्स, जिसमें से ज्यादातर इटालियंस, जर्मन्स, इंडियंस और बाकी काफी नेशनलिटीज के लोग थे, उन्हें रेस्क्यू करने के लिए लाइफ बोट्स का इस्तेमाल किया गया। लेकिन उसके साथ इटालियन कोस्ट गार्ड, नेवी और एयरफोर्स के 5 हेलीकॉप्टर्स भी वहां पर यूज किए गए। जहां पर शिप को अबैंडन करने के ऑर्डर्स के बस 30 मिनट्स में ही शिप को इवैक्यूएट करना चाहिए, वहीं पर कोस्टा कॉन्कॉर्डिया को इवैक्यूएट करने में पूरे 6 घंटे लग गए। मगर इन रेस्क्यू ऑपरेशंस और इवैक्यूएशन के बाद आखिर उस शिप का क्या हुआ? वेल, 2012 में ये शिप आधी सिंक हुई थी और 2017 में इस शिप की लास्ट स्क्रैपिंग हुई। इस प्रोसेस के इतने लंबे चलने के पीछे कुछ रीजंस हैं। इस शिप के सिंक होने के बाद इसे अलग अलग फेजेस में निकाला गया। सबसे फर्स्ट स्टेज था डीफ्यूलिंग का। शिप्स को सैल्वेज करते समय ऑयल स्पिल ना हो और अंडर वाटर लाइफ फॉर्म्स को हार्म ना पहुंचे, इसीलिए एक फ्लोटिंग एयर बैरियर लगाकर सबसे पहले शिप्स की डीफ्यूलिंग की जाती है। अब इस केस में इस प्रोसेस को करने में पूरे 2 महीने लग गए। सेकेंड प्रोसेस था राइटिंग, रीफ्लोटिंग और रिमूवल का। डीफ्यूल हो जाने के बाद 2013 में इसे वापस सही से खड़ा करने का प्रोसीजर शुरू कर दिया गया और इसके बाद इसे वापस से फ्लोट कराया गया, जिसे रीफ्लोट कहते हैं। और शिप के साइड पर केबल्स और पार्शियली फिल्ड स्पॉन्सन्स, जो कि वाटर में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वो लगाए गए और आखिरकार 2014 में इसे गिल्गियो पोर्ट से जेनोवा टो करके लेके जाया गया। थर्ड प्रोसेस था स्क्रैपिंग का। जेनोवा पहुंचने के बाद स्क्रैपिंग में आने के बाद भी इसे 3 साल लग गए इस प्रोसेस को खत्म होने में और 2017 में जाकर 90% शिप को रिसाइकल कर दिया गया था। इसमें कुल मिलाकर 8000 टन के मटेरियल को डिसमेंटल किया गया और इतना सारा समय लग गया इतने बड़े शिप को सैल्वेज और स्क्रैप करने में। लेकिन इस बीच कंपनी पर इस हादसे के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, आइए वो भी जान लेते हैं। वेल फ्रेंड्स, एक्सीडेंट के तुरंत बाद कंपनी के शेयर्स 16% तक इमीडिएटली गिर गए और उन्होंने बताया कि $95 मिलियन का तो लॉस उन्हें सिर्फ ऐसे ही हो गया था। और तो और शिप के इंश्योरेंस एक्सेस में उन्हें $30 मिलियन भरने पड़ गए और उन्होंने क्रिमिनल ट्रायल को अवॉइड किया। $1.31 मिलियन का फाइन था। अभी के एक्सचेंज रेट्स के हिसाब से कंपनी ने विक्टिम्स को एज अ कॉम्पेंसेशन 9,07,573 रुपीस दिए, जो कि 1/3 लोगों ने एक्सेप्ट किया और इस पूरे डिजास्टर का कॉस्ट कंपनी को $2 बिलियन तक का पड़ा, जो कि शिप को बनाने की $570 मिलियन की कॉस्ट से 3 गुना ज्यादा था। बट सिर्फ इतना ही नहीं, अब तक कंपनी ने ऑलमोस्ट सारे केसेस आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लिए थे। लेकिन दिसंबर 2021 में एक इटालियन कोर्ट ने कंपनी से इस डिजास्टर के एक पैसेंजर को $1,02,000 का कॉम्पेंसेशन अवॉर्ड करवाया और इससे एक चीज तो साफ थी कि इन लॉ सूट्स का एंड अब तक नजर नहीं आ रहा।
और प्रिजन का टाइम क्या सिर्फ कप्तान को मिला या और एम्प्लॉइज को भी? वेल, कैप्टन के साथ 5 और लोगों को गिल्टी करार दिया गया। उसमें से एक कंपनी का एम्प्लॉय था और 4 क्रू मेंबर्स। कंपनी के क्राइसिस डायरेक्टर को डायरेक्टली चार्ज किया गया और क्रू के केबिन सर्विस डायरेक्टर, फर्स्ट ऑफिसर हेल्म्समैन जो कि शिप को स्टीयर करता है, और थर्ड ऑफिसर को भी गिल्टी चार्ज किया गया। लेकिन व्यूटर्स ने कहा इसमें से किसी के भी प्रिजन टाइम को फेस करने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि इटली के लॉ के हिसाब से 2 साल से नीचे के नॉन वायलेंट ऑफेंसेस को जनरली रफा दफा कर दिया जाता है। बट ये तो क्रू और कंपनी वाले थे। कप्तान का तो ट्रायल अलग से किया गया और उसमें उसे 16 साल की सजा सुनाई गई, जिसमें 10 साल थे मैनस्लॉटर के लिए, 5 साल शिपरेक कॉज करने के लिए और 1 साल शिप अबैंडन और 1 महीना अथॉरिटी से झूठ बोलने के लिए। अब फ्रेंड्स, ये काफी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट था, दैट इज फॉर श्योर। बट सरप्राइजिंग बात तो ये है कि ऐसे एक्सीडेंट्स इतने भी अनकॉमन नहीं है। 2011 से 2020 तक 876 शिपिंग लॉसेस हुए हैं और सिर्फ 2020 में 49। इन शिप्स के लॉसेस की वजह जनरली सिक्योरिटी, प्राइवेट्स या फिर शॉडी कैप्टन्स होते हैं। और इसी चीज पर 2021 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह डिस्कस किया गया था कि रिस्क मैनेजमेंट, क्लीनर शिप्स और बेटर सिक्योरिटी से इंसिडेंट्स और कम किए जा सकते हैं। बट फ्रेंड्स, सरप्राइजिंग थिंग फॉर मी इज आज 2022 हो गया है और आज तक इतने शिप एक्सीडेंट्स कैसे हो रहे हैं, इतने स्ट्रॉन्ग रडार और नेविगेशन सिस्टम होने के बावजूद। आई मीन, फ्लाइट एक्सीडेंट्स कम होते हैं एज कंपेयर टू शिप एक्सीडेंट्स। इजंट दैट क्वाइट सरप्राइजिंग? आपकी क्या राय है इस बारे में फ्रेंड्स? और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। जी सिमल, कितना ज़बरदस्त ये जहाज़ जबरदस्त डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान। इतना बड़ा। इन्होंने वीडियो बहुत ज़बरदस्त बनाई है, इन्होंने इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी और सही करेक्ट इंफॉर्मेशन इन्होंने अपनी वीडियोस में दी है। वो ज़बरदस्त वीडियो है, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कंपनी को। $2 मिलियन का नुकसान हुआ। बिल्कुल। हाँ, और इसमें जो है जो फैसिलिटीज़ थी वो ये थी कि 1502 रूम थे। टाइटैनिक से दुगना बड़ा था कि टाइटैनिक में जो है 802 रूम थे, 840, और इसमें जो है 1502 रूम थे। और इस जहाज़ में जो है 4 जो है स्विमिंग पूल और 42 जो है सिनेमा घर और 5 म्यूजियम भी थे। और काफ़ी और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बहुत बड़ी चीज़। वो आपने देखा कि जब वो जहाँ पे एंट्री थी, मेरे ख्याल में जो दिखाया कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी जगह शुरू में ही दिखाई, बड़ी, यानी कि अंदर से भी बड़ा खूबसूरत बनाया था और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ थी। इसकी सबसे जो ख़ास बात थी वो ये थी कि 6 इंजन थे इसके अंदर और टाइटैनिक में 2 इंजन थे। ठीक है, तो 6 इंजन वाला जहाज़ और फिर उसका जो है डूबना एक सवालिया निशान बनता है कि जो मेन जो वजह थी और फिर वो मेरे ख्याल से पहुंचने वाले नहीं थे, पहुंचने वाले थे, यानी कि वो रूट उन्होंने ऐसा चुना था कि इस रूट पे काफ़ी दफ़ा जो है कैप्टन जो है जा चुके थे। वो कहने हैं कि मैं अपनी आंखों से जो है ना, मुझे पता है कि मैंने कहाँ से मोड़ना है, कहाँ क्या करना है, लेकिन उस दिन जो है उनकी आंखों पे जो है चश्मा भी नहीं था। नहीं, लेकिन बस वो होना था ना उनके साथ। बदकिस्मती थी कि वो कई बार रूट पे से वो गुजर चुके हैं। उन्होंने कहा ये तो रास्ता मुझे ऐसे याद है जैसे मैं आंख बंद करके भी इस रास्ते से जा सकता हूं। लेकिन अगर ये तो वो वाली, उन्होंने अपना सिस्टम भी ऑफ कर दिया, सिस्टम रेडार सिस्टम ऑफ कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था। अच्छा, रेडार सिस्टम का ये होता है कि जब रेडार लगा हुआ होता है तो वो कई मील दूर से जो है ना, वो जो है ना इतनी छोटी सी चीज भी नजर आ जाती है और फिर वो जो है ना अलार्म बजना शुरू हो जाता है, टू टू टू। तो लाजिमत है कहीं भी कैप्टन अगर होगा तो चाय भी पी रहा होगा कैफेटेरिया में, तो फौरन भागेगा और जाके अपनी टीम को ये हाई अलर्ट करेगा। फिर वो ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। इसकी मिसाल मैं यूँ दूंगा सिमल के, एक बंदा जा रहा है अंधेरे में गाड़ी चला के, जबकि उसके पास लाइट है और उसने लाइट बंद कर दी और वो चले जा रहा है, नहीं पता कि वो ये पता है कि भाई फलानी जगह पे खड्डा आएगा, लेकिन जब खड्डा आएगा तो लाइट ही बंद है, तो वो तो अच्छा। अब सबसे बड़ी बात ये देखें कि लोग जो है बेचारे अपनी जान बचाने के लिए लाइफ जैकेट पहन के वो पानी में कूदना शुरू कर। इस वीडियो में इन्होंने ये नहीं बताया कि कोई जानी नुकसान हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि तकरीबन 6 घंटे का ये ऑपरेशन था। उस दौरान जो है ना काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर भी आ गए थे और 3 हेलीकॉप्टर्स आए थे, छोटे जहाज जो है ना वो पहुँच गए थे। तो मैं समझता हूँ कि कोई इतना कोई खास जानी नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि पानी जो है ना कम था। उस पानी की मिकदार जो थी उस जहाँ पर ये डूबा है तो वो आधा डूबा है
यानी कि पूरा नहीं डूबा। टाइटैनिक तो पूरा जो है बहुत ज़्यादा डीपली आधा जाके से भी ज़्यादा डीप यानी कि पूरा डूब गया था ना टाइटैनिक। तो अभी तक जो है वो अंदर ही है, उसको निकाला ही नहीं, क्योंकि निकालने में ही इतनी कॉस्ट आ रही थी कि वो उससे बेहतर था कि उन्होंने नहीं निकालो, तो वो मछलियों का ही घर बन गया। बिल्कुल। हाँ ना। अच्छा, टाइटैनिक जो है बर्फ के टुकड़े से शायद टकराया था। नहीं, पहाड़ के टुकड़े से टकराया पहाड़ के बर्फ का था मेरे ख्याल पहाड़ी थी, लेकिन उसमें भी ये था कि उसमें भी कैप्टन की थोड़ी सी जो है ना वो गलती थी कि भाई वो पिछला हिस्सा जो है ना वो टकरा गया था, पिछला हिस्सा मोड़ते हुए, यानी कि मूव करते हुए, टर्निंग करते हुए, यानी कि जो स्पेस होता है जिस टाइम पे हमने टर्निंग करनी होती है उस टाइम पर जो है ना वो टर्निंग जो करी तो वो पिछला हिस्सा टकरा गया। उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि मेरा पिछला हिस्सा जो है बहुत ज़्यादा बाहर है, वो समझ रहे थे कि शायद मैं उसको जो है निकाल लूँगा। उसमें भी उन्हें नींद आ गई थी मेरे ख्याल में, और कैप्टन को, तो वो देख नहीं पाए कि भाई हम कहाँ पर पहुँच गए। तो अचानक से जब वो उनकी आँख खुली तो उन्होंने जब मूव करना चाहा तो वो जो ना वो नहीं, वो टकरा गया। और ये भी तो एक चट्टान से टकराया है, पत्थर से टकराया है, तो अगर उनका वो सिस्टम ऑन होता तो शायद ये चीज़ नहीं होती। बिल्कुल, वो पहले ही उनको वो चीज़ वार्न कर देती, मशीनें उनको वार्न कर देती। अब तो ऐसा कोई ऑटोमेटिक जहाज बनाना चाहिए कि अगर वो चट्टान को देखे भी तो वहीं पर ही ब्रेक आउट हो जाए उसका। लेकिन जब होना, जब सिस्टम ऑन हो, मसला तो सारा ये कि जब होना, जब सिस्टम ऑन हो। अगर इनका सिस्टम ऑन होता तो इनको मिल जाती ना व्यू, वो क्या कहते हैं, साउंड वगैरह बजने लग जाते हैं अंदर, तो उनको पता चल जाता कि हाँ ज़रूर आगे कुछ खतरा है, बिल्कुल, तो वो उसको फॉलो करते देखते हैं उसको। लेकिन उन्होंने सिस्टम ही ऑफ कर दिया था। काफ़ी सारे कंट्रीज़ के इसमें लोग थे, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट जो है ना इसका जो है वो टिकट था, इंडिया के भी थे और अदर कंट्रीज़ के भी थे, इसमें पैसेंजर थे। अच्छा, फिर इसमें आप ये देखो कि इतना बड़ा कुछ होने के बाद उन्होंने जो है ना सज़ा ज़रूर दी, ऐसा नहीं हुआ कि अच्छा ये बहुत अच्छा किया। हाँ, यानी कि ऐसा है कि एक अंदरूनी मामला था, समंदर के अंदर की बात थी, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसको जहाज़ के कैप्टन को 15 साल, गलती कैप्टन की थी ना, हाँ 15 साल की सज़ा हुई उसको, और अलग अलग बता के दी गई, भाई 5 साल इसकी वजह से की, तुमने ये गलती की, 5 साल इसकी वजह से तुमने ये गलती की, तो ताकि जो इनके बाद जो कैप्टन है वो थोड़ा ख्याल करें, कभी वो इतने केयरलेस ना हो कि बस इतनी सारी जानें होती हैं, इस तरह की गलती ना होती हैं और इतना नुकसान भी हुआ। चलो नुकसान की खैर है, मैं कहती हूँ जान सेफ रहे, बिल्कुल जान सेफ रहे। काफ़ी सारी कंपनी को जो है बहुत $1 बिलियन का नुकसान हुआ, फिर उन्होंने काफ़ी सारा पैसा तो जो है विक्टिम को दिया, जो लोग रह रहे थे वहाँ पे, जिन लोगों का कुछ नुकसान हुआ तो उनको भी दिया। मेरे ख्याल में जानी नुकसान भी हुआ होगा कि इतनी डीपली समंदर में छलांग लगा देना, वक्त से पहले सारे लोग थे उसमें, पैसेंजर थे, 1500 रूम थे, तो अगर एक रूम में 2 आदमी भी हुए तो कितने हो गए? बिल्कुल बहुत सारे फैमिलीज होंगी, बाहर की कंट्रीज, छोटे बच्चे भी होंगे बिल्कुल होंगे, तो उन लोगों को किस तरह रेस्क्यू किया होगा, तो वो तो उस ज़माने में और एक साथ बिल्कुल निकल नहीं पाए होंगे, इतने सारे लोग एक साथ नहीं निकल पाए होंगे, क्योंकि जब जान पर आई हुई होती है ना सिमन, तो एक कश्ती है, अब उसमें उन्होंने 12 आदमियों को बिठाना है, तो कोशिश बंदे की होगी कि मैं पहले चला जाऊँ, भले वो माँ भी होगी ना तो माँ भी कहेगी मैं चला जाऊँ, बच्चा होगा तो मैं चला जाऊँ, तो अब कुछ लाजिमत पेरेंट्स होंगे तो ये कहेंगे हमारे बच्चे भी हमारे साथ जाएं, हाथ पकड़ा हुआ होगा तो ये कई लोगों ने छलांगे मार के ये कश्ती में बैठना चाह रहे होंगे, तो ये रेस्क्यू बात है। अब कुछ लोग किसी को स्विमिंग आती है, लाइफ जैकेट पहन के वो निकल गए, और जिनको नहीं आती है डॉक्टर साहब, जो रेस्क्यू करने वाले हैं उनके लिए बड़ा मसला है, हाँ, क्योंकि किस तरीके से रेस्क्यू किया जाएगा, उनकी अपनी जान पर भी आई हुई कि हम हमारा क्या होगा, तो वो भी चाहेंगे कि हम जल्दी से जो है सेफ हो जाएं। तो एक बहुत बड़ा ये इंसानिया टाइटैनिक के बाद हुआ, और इसमें भी काफ़ी सारा जो है नुकसान हुआ, और अगर आपको पता हो इस बारे में तो ज़रूर बताइएगा कि जानों के बारे में कि भाई कितने आदमी जो है, माना अल्लाह ना करे ऐसा हुआ हो कि कोई जानी नुकसान हुआ हो, लेकिन इसमें बताया नहीं गया। तो दोस्तों आपने देखा कि इस तरह की गलती से जो कितने बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं हर काम जो है परफेक्ट तरीके से करें, और जल्दबाजी में नहीं करें। हाँ, जल्दबाजी में ना करें। और कभी कभी आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी आपको ले डूबता है, तो मेरे ख्याल से कैप्टन साहब की ये ओवर कॉन्फिडेंट ही थी, बिल्कुल, कि अगर उसने असिस्टेंट ने कहा भी होगा ना तो बोले बस छोड़ो सही है, मुझे पता है, मैं घुमा लूँगा, इतने टाइम पे मुझे बुला लेना। और जब उनको वार्न किया कि भाई बुलाया तो वो उस टाइम पे मौजूद नहीं था। अगर कैप्टन उस टाइम पे बर वक्त आ भी जाते ना जब ये हादसा हुआ था, तो शायद कुछ जो है ना कुछ अच्छा हो जाता, और
जो ये 6 घंटे रेस्क्यू करने में लगे तो वो हो सकता है लेकिन कि बस जब चट्टान से वो टकरा गया तो उसमें बहुत सुराख हो गया, बहुत होल बड़ा हो गया, नुकसान हो जाता है। तो बस वही जो है ना, आपको पता है वही चीज लेट लाइटों का बंद हो जाना, बिल्कुल। क्या था इंजन अगर चल रहे हैं ना तो पानी बाहर निकालते रहते हैं। पानी अंदर गिर जाएगा तो लाइटें तो ऑफ होंगी लाइटें ऑटोमेटिक। तो इंजन में पानी चलेगी तो लाइटें ऑफ हो गई। तो दोस्तों आपने देखा कितनी ज़बरदस्त ये तरीके से ये ब्लॉग बनाया गया और कितना इन्फॉर्मेशन दी, और इसको बनाने में लाजिम बात है बड़ी मेहनत लगी होगी। और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करिएगा। मुझे और सिमन शेख को इजाज़त दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम तरह वीडियो आप तक पहुँचती रहें, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि जो है ना अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ ही मुझे और सिमन शेख को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।